तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, बट होता इंपॉर्टेंट है, पढ़ना उसको भी ज़रूरी है क्योंकि हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एग्जाम में एक भी मार्क्स को लूज़ करना। मैंने आपको अपने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया था कि पॉल साइंस के एग्जाम में आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। मैंने भी किया है तो आप भी कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। बस ज़रूरत है तो आपको सही तरीके से समझाने वाले इंसान की, और आपके अंदर भी वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, तो ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है, आपको पता है। अभी तक आपने बहुत सारे बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो पढ़े होंगे, बट ये चैप्टर उन सबसे थोड़ा सा अलग है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में हमें पॉल साइंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसमें तो इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो एनवायरनमेंट के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ क्यों रहे हैं। बट जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं रखूंगी, इतना ही रखूंगी ताकि आपका जो प्रॉपर जितना भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे कवर हो जाए ईजिली। बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है कि जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है साथ साथ आप उनको नोट डाउन करते हुए चलो, इसी से आपके एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे और आपको वो रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर इस वीडियो के बाद आप नहीं भी एनसीईआरटी पढ़ते हो डीपी, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो रहने वाला है और बहुत कम टाइम के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चलो भाई, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें अगर हम सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं आज के टाइम पे। जैसे क्या क्या कंसर्न्स रहते हैं, पहले तो आपको एनवायरनमेंट जो टर्म है इसको समझने की कोशिश करनी है। एनवायरनमेंट जो टर्म है वो क्या है, वो हमारे आसपास के वातावरण की बात हो रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर लिविंग बींग्स हैं बहुत सारे। ठीक है, जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि फॉरेस्ट आ गए हमारे, और जितने भी एनिमल्स हैं वो आ गए, तो इन सब की बात हो रही है यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर। कल्टिवेबल लैंड्स, अब देखते हैं ज़रा कि एनवायरनमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ते हैं। पहला ही टॉपिक आपको ये बता रहा है कि आपको एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हो, क्या है ऐसा इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। कल्टिवेबल लैंड इज बियरली एक्सपैंडिंग एनी मोर। आप देख रहे हो कि आज के टाइम पीरियड में खेती करना अगर कोई चाहता भी है तो बड़ा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि जो कल्टीवेबल लैंड है, मतलब जिसके ऊपर खेती करी जा सकती है, सही तरीके से कल्टीवेशन करी जा सकती है, ऐसे लैंड अब एक्सपैंड नहीं कर रहे, अब बहुत कम होते हुए चले जा रहे हैं इवन। एंड अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी। और हो क्या रहा है, जो एक लैंड का हिस्सा है हमारे पास अवेलेबल, उसकी भी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती हुई चली जा रही है। उसके अंदर भी जो वो उपजाऊ तत्व होते हैं वो बचे नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर में हमें। ग्रासलैंड्स हैव बीन ओवरग्रेज्ड, अब जितने भी ग्रासलैंड्स हमें दिखते हैं अलग अलग जगह पे, ग्रासलैंड समझते हो जहाँ पे बहुत सारी घास रहती है और जो जानवर हैं वो चढ़ने के लिए उसको आते हैं, ग्रेज करने के लिए आते हैं। तो ऐसे जो ग्रासलैंड्स हैं उनको ओवर ग्रेज कर दिया गया है, हद से ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, एंड फिशरीज ओवर हार्वेस्टेड, और जो फिशरीज हैं उनको भी ओवर हार्वेस्ट कर लिया गया है, हद से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर दी गई है। मतलब हद से ज़्यादा जो फिशेज़ हैं उनका लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत प्रोटीन कॉन्शियस हो चुके हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा अभी फ़िक्र है। वो इस बारे में कम सोच रहे हैं कि एनवायरनमेंट को इसका कितना ज़्यादा जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है हमारी वजह से। Water bodies have suffered extensive depletion and pollution, severely restricting food production. अब हो क्या रहा है, जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ तो मुझे बताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि कितनी ज़्यादा हार्म हो चुकी हैं। आप दिल्ली के एरिया की बात करते हैं तो आप यमुना रिवर को देखते हैं कि कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से इंडस्ट्रीज़ ने इन वाटर जो बॉडीज़ हैं उनको हार्म कर रखा है। ठीक है, और कितना उसका जो असर है हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ क्लीन वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी, जिनको हम बहुत प्योर मानते थे, वो पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो चुकी है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी होता है वो उसमें फ्लो करता है जाके। ठीक, सीवियरली अब इससे हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फूड प्रोडक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट होती हुई चली जा रही है, कम होती हुई चली जा रही है। यानी फूड प्रोडक्शन जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि ना लैंड है हमारे पास, ना वाटर बॉडीज़ ऐसी अच्छी हैं जिनसे इरिगेशन करी जा सके। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है।
तो अब आपको ये सारी चीज़ें जब आपने देखी होंगी, ये 3 पॉइंट्स जब आपने समझे होंगे, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि इन सब का जो नुकसान है वो एनवायरनमेंट को तो हो ही रहा है, बट साथ-साथ जो देश हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। कल्टीवेबल लैंड जो है वो बेयरली एक्सपैंड कर रहा है, मतलब ना के बराबर एक्सपैंड कर रहा है, उतना ही देखने को मिल रहा है हमें। और जो लैंड एग्जिस्ट करता है वो भी अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहा है। तो नुकसान किसे हो रहा है? हम लोगों को। हमें खाने को नहीं मिलने वाला आने वाले टाइम पीरियड में। अच्छा, ग्रास लैंड्स जो बचे हुए थे, जिससे जो जितने भी पेस्टोरलिस्ट थे अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराने के लिए लेके जाते थे, उनको ओवर ग्रेज करा दिया गया है। तो अब वो कहाँ से लेके जाएंगे ऐसे ग्रास लैंड्स पे जहाँ पे वो ग्रेजिंग करा सके? वही फिशरीज जहाँ फिश हुआ करती थी, बहुत सारे पॉन्ड्स में, लेक्स में, अलग अलग जगह पे फिश देखने को मिलती थी, उनको भी ओवर हार्वेस्ट कर दिया है। और शायद पता नहीं कितनी सारी फिश की जो स्पीशीज हैं वो गायब भी हो चुकी हो। वाटर बॉडीज हैव सफर्ड एक्सटेंसिव डिप्लीशन। जो वाटर बॉडीज हैं उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। लोग बीच पे जाते हैं, वहाँ पे जो भी वो खाते पीते हैं वो सब वहीं पे फेंक के चले आते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो वाटर बॉडी है वो गंदी होती हुई चली जा रही है, खराब होती हुई चली जा रही है, पॉल्यूट होती हुई चली जा रही है। और क्या हो रहा है इसकी वजह से कि जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो इन सब का नुकसान हमें भी हो रहा है, जनता को भी हो रहा है, इसीलिए इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आपने बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से ही सुना है। तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करें, जो 2016 में आई थी, यूएनडीपी ने रिलीज करी थी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। ठीक है, यूएनडीपी ने रिलीज करी थी, उसमें कुछ बातें हमें बताई। क्या बातें बताई? कि 663 मिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ वाटर, मतलब 663 मिलियन पीपल ऐसे हैं आज के समय में जिनको साफ पानी नहीं मिलता है पीने का। और ये जो नंबर्स है ये 2016 के हैं, तो ये नंबर्स अब रिलेटिवली बहुत इंक्रीज हो चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे। 2.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी एक्सेस नहीं है सैनिटेशन तक, मतलब वो बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है, ऐसी जगह पे वो रह रहे हैं। रिजल्टिंग इन, इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, यानी लगभग 3 मिलियन चिल्ड्रन हर साल मरते हुए चले जा रहे हैं। 3 मिलियन जो बच्चे हैं वो हर साल मरते हैं, किस वजह से? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, साफ सफाई नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब आगे बात करें अगर हम, तो नेचुरल फॉरेस्ट जितने भी हैं उनकी अगर हम हालत की बात करें, ठीक है, तो बहुत बुरी हालत है। जितने भी फॉरेस्ट थे उनको कट डाउन किया जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली हैदराबाद वाली न्यूज़ भी देखी होगी, जब आपने देखा कि वहाँ पे फॉरेस्ट को कट डाउन किया जा रहा है और बेचारे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एक तरीके से बेघर हो चुके हैं, उनका जो हैबिटेट था उनसे वो छीन लिया गया। ठीक है, डिस्प्लेसिंग कम्युनिटीज एंड हार्मिंग बायोडाइवर्सिटी। हो क्या रहा है इससे? हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उन कम्युनिटीज़ को जो वहाँ पे रहती हुई चली आई थी, चाहे वो कोई ट्राइबल पीपल हो जो वहाँ सदियों से रह रहे थे, या फिर कोई और कम्युनिटी हो, मतलब चाहे वो एनिमल कम्युनिटी हो, बट हम उनका घर उनसे छीन रहे हैं। The loss of biodiversity continues due to the destruction of habitat in areas which are in species। अब हो क्या रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिल रही है कि उसकी डिस्ट्रक्शन बहुत बुरी तरीके से होती हुई चली जा रही है, क्योंकि जो हैबिटेट बने हुए थे, जिस एरिया में अलग अलग स्पीशीज़ रहती थी, वो सारे हैबिटेट्स भी ख़त्म हो चुके हैं, ख़त्म होते हुए चले जा रहे हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ही मतलब आपने हमेशा ही सुना होगा, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, जब आप पढ़ते हो एक चैप्टर है इंग्लिश में, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ते हो तो देखते हो कि किस तरीके से जो ओज़ोन लेयर है वो डिप्लीट करती हुई चली जा रही है। तो बेटा है क्या? देखो, एक सन है मान लो इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो हार्मफुल रेज़ हैं वो अर्थ पे पड़ती हैं, जो इसकी बहुत खतरनाक यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़, वो पड़ती हैं अर्थ पे। ठीक है, तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में एक लेयर है जिसको हम यूजुअली बोलते हैं ओज़ोन लेयर। ठीक है, ये ओज़ोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ की हार्मफुल रेज़ को डायरेक्ट अर्थ पे आने से। बट ऐसा माना जा रहा है कि पॉल्यूशन के, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से इस लेयर के अंदर एक होल हो चुका है, जिसकी वजह से वो होल जो है वो एक्सपैंड करता हुआ चला जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती हुई चली जा रही है, खत्म होती हुई चली जा रही है, और सन की हार्मफुल रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, तो इससे और ज़्यादा नुकसान हमें पहुंच रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन एक रियल डेंजर है, पोजेस अ रियल डेंजर टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खराब है और इकोसिस्टम के लिए भी खराब है। कैसे? ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट करते हुए चले जा रहे हैं। कोस्टल पॉल्यूशन, कोस्टल पॉल्यूशन यानी जो जहाँ पे समुद्र होता है उसके आसपास का एरिया, वहाँ पे भी लोगों ने क्या किया है, उन जगहों को भी लोगों ने पॉल्यूट कर दिया है बुरी तरीके से, इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है ये पॉल्यूशन जो है ग्लोबली।
ऑल्दो द ओपन सी इज रिलेटिवली क्लीन, मतलब जो अभी ओपन सी हैं, जो समुंदर हैं बड़े बड़े, वो तो फिर भी क्लीन है कि वहाँ तक अभी कोई जा नहीं रहा है और अनटच्ड है यूजुअली। बट जो कोस्टल वाटर्स हैं वो बहुत इंक्रीजिंगली पॉल्यूट होते हुए चले जा रहे हैं। जहाँ पे बीच वगैरह वगैरह वाला इलाका होता है, जहाँ पे पोर्ट होते हैं, जहाँ से शिप वगैरह जाती हैं, वो एरिया बहुत बुरी हालत में, लार्जली ड्यू टू लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ पे लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही है। बिजनेस के लिए लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कि वो जहाँ पे ऐसा पोर्ट है, मतलब जो कोस्टल एरिया है उसके ज़रिए फिर वो लैंड के ज़रिए ना भिजवा के वाटर के ज़रिए अपना जो सामान है वो कहीं और किसी और देश में भिजवाए। तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें एक्टिविटी और डेवलपमेंट होगा, उसी के साथ-साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। यही तो हमें दिल्ली वाले केस में भी देखने को मिलता है ना। तो यही चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं मिल-जुल के हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट करने में लगी हुई हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है। अब वाई डू वी स्टडी एनवायरमेंटल इश्यूज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते क्यों, ऐसा क्यों है कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर किसको डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरमेंट के इशू को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम देखेंगे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या थे वो समझा था। अब हम देखते हैं कि डिस्कस क्यों करते हैं। तो देखो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिक्वायर्स गवर्नमेंट एक्शन। जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता हुआ चला जा रहा है, खराब होता हुआ चला जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या इंसानों के अंदर अपने आप ये अकल आ सकती है कि वो ये जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं वो खुद से ही उसको फिर से ठीक करने के लिए सोचने लग जाए? नहीं है ना पॉसिबल। अगर ऐसा ही होता तो फिर इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को क्यों मिलते, इतना ज़्यादा बुरा क्यों होता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाई जाए, कोई तो वो ऐसी अथॉरिटी हो, कोई तो ऐसी गवर्निंग बॉडी हो जो इस पे एक्शन ले, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिक्वायर करती है गवर्नमेंट के एक्शन को। मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी एनवायरमेंट जब खराब हो रहा है तो ये ज़रूरी है उस समय में कि सरकार कोई एक्शन ले। अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो एनवायरमेंट इसी प्रकार से डिप्लीट करता हुआ चला जाएगा, इम्पैक्टिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स। तो पॉलिटिक्स इसी तरीके से यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो जा रही है, इन्वॉल्व हो जा रही है। नो सिंगल गवर्नमेंट, एक बात याद रखना बेटा, हम कहते हैं ना कि हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, और बोलते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं बट खुद पे वो चीज़ इम्प्लाई नहीं करते। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि क्या सिर्फ हमारे करने से ऐसा हो जाएगा, जो कि बात सही भी है कि अगर कोई एक इंसान ऐसा कर रहा है तो उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। बट वैसे ही एक एक करके अगर सारे लोग इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करने लग जाएं कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, तब चीज़ें सुधर सकती हैं। तो इसी तरीके से कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट जो है वो किसी मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को या कंसर्न को ठीक नहीं कर सकती है। मैं बोलूँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इंडिया की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। बट इंडिया अगर मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ जो हैं चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब और ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं और वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं तो इस केस में क्या एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा? तब भी तो खराब होगा ही ना। तो इसीलिए कोई एक गवर्नमेंट अगर अकेले इस पे एक्शन लेने की कोशिश करे या अकेले काम करने की कोशिश करे, एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश करे, तो चीज़ें एकदम एड्रेस नहीं हो पाएँगी सही तरीके से, ये जो चीज़ें हैं वो नहीं सुधर पाएँगी। इसीलिए ज़रूरत है कि जो सारी गवर्नमेंट है वो साथ में आए और मिल-जुल कर इस पे एक्शंस ले। तो नो सिंगल गवर्नमेंट कैन फुल्ली एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो कोई भी एक अकेली जो सरकार है वो अकेले एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर सकती है, नहीं सुधार सकती है चीज़ों को। इसीलिए नेसेसिटेटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसीलिए ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है, इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है, जो आपस में लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चीज़ें बढ़ती हुई चले। कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन, अब हो क्या रहा है कि डिग्रेडेशन जो है उसके कारण क्या है ये देखते हैं। हमने देखा एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, रीज़न क्या है, इसको समझते हैं। आइडेंटिफाइंग हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल। हाँ, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करते हैं बेटा, अगर हमें समझना ही है तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि एनवायरनमेंट को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। सबसे ज़्यादा कौन-सी कंट्री या कौन से टाइप के लोग या किस तरीके से, किस एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है? सबसे पहला कॉज़ ऑफ डिग्रेडेशन पता लगाएंगे। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्शन। उसके बाद डिटर्मिनिंग हु बेयर्स द बर्डन ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। अब हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट तो डैमेज हुआ है, बट सबसे ज़्यादा डैमेज किसने किया है, कौन सी कंट्री का इसमें सबसे ज़्यादा हाथ रहा एनवायरनमेंट को डैमेज करने में।
ठीक है? तो किसका सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाने में? क्वेश्चंस ऑफ हु हैज़ द राइट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ मच। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे हम इस चीज़ को लेकर कि नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा किसने नुकसान पहुंचाया और किसके पास राइट है, किसके पास ये अधिकार है कि वो उसको यूज़ करे और कितना यूज़ करे। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हर कोई यूज़ कर सकता है, बट किस हद तक, किसका कितना उसके ऊपर राइट है, ये भी पता होना चाहिए। और एक डीप पॉलिटिकल क्वेश्चन करेंगे कि ये जो इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं पावर रिलेशंस को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन मैनेजिंग द अर्थ रिसोर्स। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे कि हो क्या रहा है, एनवायरनमेंट अगर खराब हो रहा है तो इन सब का असर जो है वो पावर रिलेशंस पे भी पड़ रहा है, अलग अलग कंट्रीज के रिलेशन पे भी पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें देखने को मिल रही है इन मैनेजिंग द अर्थ रिसोर्सेज। तो जब आप यूज़ कर रहे हो अर्थ के रिसोर्सेज को तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उन रिसोर्सेज को संभाल के रखो, कंजर्व करके रखो और कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालो जिससे कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जाए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पे मेनली हम फोकस करेंगे। हमने देखा क्यों हमें ज़रूरी है पढ़ना, उसके बाद हमने ये देखा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे-कैसे स्टेप्स लेने होंगे। हमें कॉज़ ऑफ डिग्रेडेशन का पता लगाना होगा, हमें कॉस्ट ऑफ एक्शन को देखना होगा, हमें देखना होगा कि किसने सबसे ज़्यादा हार्म पहुँचाया है। उसके बाद हम कुछ डीप पॉलिटिकल क्वेश्चंस करेंगे कि अच्छा पावर रिलेशंस पे भी इसका असर पड़ रहा है और हमें कैसे अर्थ के रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब एनवायरनमेंट में अवेयरनेस लेके आनी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे लेकर आएंगे ये देखते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, हिस्ट्री से इसको रिलेट करूँ, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है गेन्ड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द 1960s, हाईलाइटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट के जो ये कंसर्न्स हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ चुकी है। मतलब पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ चुकी है, अहमियत बढ़ चुकी है। 1960s से ही ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है, हाईलाइटिंग द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरनमेंट। होता क्या है भाई, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें लैंड क्लियर करना पड़ेगा, लैंड क्लियर करना है तो हमें फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा। अगर हम फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे तो क्वेश्चन आता है उनके हैबिटेट का क्या होगा, उन लोगों के घर का क्या होगा जो वहीं पे ही रहते हैं, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे अगर मैं बात करूँ वो एनिमल्स हैं तो उनका होगा क्या। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं आगे पॉलिटिक्स से। ठीक, तो ज़रूरी यही है फिर कि हम इन चीज़ों को भी हाईलाइट करते हुए चले, ध्यान में रखते हुए चले। की पब्लिकेशंस की बात करूं अगर कि इसके ऊपर कोई राइटिंग्स लिखी गई हैं या फिर किसी ने रेज करा इशू, तो एक एक किताब लिखी गई थी, मतलब एक एक पब्लिश किया गया था आर्टिकल जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 के अंदर। 1972 के अंदर ये जो लिमिट्स टू ग्रोथ है ये पब्लिश होता है और इसको कौन पब्लिश करता है, क्लब ऑफ रोम जो है वो पब्लिश करता है। इट एम्फसाइज पोटेंशियल रिसोर्स डिप्लीशन ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसने इस बात पे एम्फसाइज किया कि देखो कैसे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे इन्वायरमेंट और ज़्यादा हार्म हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो और ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसने इस चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया। अब एक ब्रुटलैंड रिपोर्ट आती है 1987 के अंदर, इसमें क्या बोला गया, इसमें वार्निंग दी गई, वार्न अगेंस्ट अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पैटर्न्स। मतलब वार्निंग दी गई कि अगर आप अभी भी अनसस्टेनेबल तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाओगे तो आने वाले टाइम में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, परिणाम होंगे, वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने तब से ये हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए सस्टेनेबल ग्रोथ का। सस्टेनेबल ग्रोथ समझते हो, यानी हम ग्रोथ जो है वो भी चल रही है, ग्रो भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब ना हो। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अंदर ही हमें ये बोला गया कि हमें अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करनी है, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। बोला गया कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, तो दोनों का बैलेंस बना के चलना है, एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है और डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना है, एक बीच का रास्ता निकालना है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आज के टाइम में हम देख सकते हैं, ईवीज़, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो रोड पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी एक डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा है इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जिसको हम यूनेप भी बोलते हैं, ठीक है, इनिशिएटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस टू एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज। इसने क्या किया, इसने
बहुत सारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस थी वो बुलाई ताकि एनवायरनमेंट के इश्यूज को बैठकर सारी कंट्रीज आपस में डिस्कस करें। द अर्थ समिट होती है 1992 में, ठीक है। ये इवेंट जो था ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग इवेंट माना जाता है। यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये जो इवेंट हुआ यहाँ पे ये किसने करवाया था? बेसिकली यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने करवाया था। तो अर्थ समिट होती है 1992 के अंदर। अब इसकी डेट और ये सब याद रखना बड़ा ज़रूरी है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डेट की बात करूँ तो 1992 जून में हुआ था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो एमसीक्यूज आते हैं ना, जिसमें मैचिंग करनी होती है और आपको सही क्रोनोलॉजी का पता लगाना होता है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपको डेट्स याद रहें। तो 1992 जून में ये होता है अर्थ समिट। लोकेशन थी रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, तो इसीलिए इसको रियो समिट के नाम से भी हम जानते हैं। उसके बाद अटेंडेंस की बात करूँ कितने लोग आए थे इसमें, तो लगभग 170 स्टेट्स मतलब 170 कंट्रीज़ आई थी लगभग। थाउजेंड्स ऑफ एनजीओज़ आए थे, हज़ारों एनजीओज़ ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी इसमें आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, डाइवर्जेंट एजेंडाज इन अर्थ समिट। अब होता क्या है, जब अर्थ समिट में हम जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, वहाँ पे एक रिजल्ट निकला कि जो एजेंडाज हैं वो डाइवर्जेंट होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए, दोनों के लिए अलग होने चाहिए। अब दोनों के लिए बात हो रही है तो यानी वर्ल्ड जो है वो बेसिकली दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ और साउथ में जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होनी चाहिए, ये बोला गया। क्यों बोला गया ऐसा, इसको समझते हैं। ग्लोबल नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल नॉर्थ उनको बोला जाता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब बहुत अच्छे से डेवलप कर गई हैं, आज के टाइम में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज जो डेवलप कर गई। तो इनका फोकस अभी होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया रियो समिट के अंदर कि इन कंट्रीज का फोकस होना चाहिए ओजोन डिप्लीशन के ऊपर और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, कि कितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इन्होंने बढ़ा दी है, इस चीज़ पे इनका फोकस होना चाहिए और ओजोन लेयर और डिप्लीट ना करे, इस बात का ध्यान भी ग्लोबल नॉर्थ को रखना ही होगा, ठीक है। वहीं ग्लोबल साउथ को बोला जाता है, मतलब उन कंट्रीज को बोला जाता है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, जिन्होंने अभी अपना डेवलपमेंट शुरू किया। ये वही कंट्रीज है जो 1940s के आसपास आज़ाद होना शुरू होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड होने वाली होती है तब ये इनको इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ाद होने शुरू होती है। तो इनका जो डेवलपमेंट है वो अभी उतना हुआ नहीं है, इन्होंने तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करा ही है। तो इनका फोकस क्या होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें और साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी मैनेज करते हुए चले, ठीक है। तो इनको बैलेंस करते हुए चलना है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ को बोला गया कि आपको तो भाई अब एनवायरनमेंट पे ही ध्यान देना है, आपने बहुत मतलब डेवलपमेंट कर लिया है ऑलरेडी। आउटकम्स ऑफ द रियो समिट, अब ये जो रियो समिट है या अर्थ समिट है, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो बोल सकते हो, इसका आउटकम क्या निकला? प्रोड्यूस कन्वेंशंस क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री। तो अब इसमें बात करी गई कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट बदल रहा है, उसको कैसे बचाना है और अलग अलग कन्वेंशंस आने वाले समय में करी गई। इसके बाद ये ध्यान में रखते हुए कि कैसे एनवायरनमेंट को बचाया जाए। बायोडाइवर्सिटी की बारे में भी बात करी गई कि फॉरेस्ट वगैरह जो हमारे आसपास के जितने भी हैबिटेट्स बने हुए या जानवर रहते हैं उनको भी कैसे सेव किया जाए। इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बात करी जाती है, वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस दी गई डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। मतलब ये बोला गया कि अच्छा ठीक है, आप डेवलपमेंट करो बट इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आप याद करो। आप एजेंडा 21 के जो जितने भी 21 एजेंडाज हैं उनको चाहो तो आप एक बार देख सकते हो गूगल करके। हालांकि सारे एजेंडाज पूछे नहीं जाते हैं, जस्ट यही पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किसका पार्ट है। तो एजेंडा 21 में कुछ यहाँ पे रिकमेंडेड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हमें बताई गई कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप डेवलपमेंट करो तो एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। तो इंडिया उन पे से काफ़ी सारी चीज़ों पे एग्री करता है और वो उस तरीके से डेवलप भी कर रहा है। की कॉन्सेंसस की बात करें अगर हम, तो क्या निकल के आता है कि अब जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी अग्रीमेंट ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रोथ तो होगी, ठीक है, एनवायरमेंटल ग्रोथ तो करेंगे बट इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे, यानी एनवायरमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। चैलेंजेस अनरिजॉल्व्ड इशूज़, अब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एंड डिफिकल्टीज रिमेन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब हुआ क्या, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अनरिजॉल्व रही। ये समिट हुई, बहुत बातचीत वगैरह हुई, 170 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बट अभी भी
ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, अनरिज़ॉल्व्ड हैं, अभी भी उनका कुछ हल नहीं निकला है। तो क्या है वो कि देखने को मिला हमें कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है, भेदभाव देखने को मिल रहा है और डिफ़िकल्टीज़ कुछ-कुछ फ़ोकस करनी पड़ रही है, हमें देखनी पड़ रही है, रिमेन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बोल दिया गया कि आपको ग्लोबल नॉर्थ वाले जो लोग हैं, वो अभी फ़ोकस करेंगे ओज़ोन लेयर की डिप्लीशन के ऊपर और जो ग्लोबल साउथ वाले लोग हैं, वो बैलेंस करके चलेंगे, ऐसा बोल दिया। बट एग्ज़ैक्टली नहीं बताया ना कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो वही चीज़ है कि अभी बातें तो हुई इस पे, बट फिर भी अभी कोई एक्शन अच्छी तरीके से लिया नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ पता ही नहीं है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना कैसे है, यही अभी किसी को नहीं पता है, तो कैसे होगा, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ये अनरिज़ॉल्व्ड रह जाता है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। जो ग्लोबल कॉमन्स है, मतलब जो ग्लोबली हमें कॉमन देखने को मिलते हैं, जो सबके लिए है। जैसे कुछ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है ना। कॉमन्स का मतलब क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मॉल में जाते हो आप पार्क में जाते हो तो किसी एक इंसान का होता है क्या, वो नहीं, वो पब्लिक के लिए है, सबके लिए है, वहाँ पे हर कोई जा सकता है। हॉस्पिटल में जाते हो, स्कूल में जाते हो, सबके लिए है, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है। तो इसी तरीके से कॉमन्स ग्लोबल लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड के लेवल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, जो सबके लिए होते हैं, उस पर किसी एक कंट्री का अधिकार नहीं होता है। डेफिनेशन ऑफ कॉमन्स, शेयर्ड रिसोर्सेज दैट आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और स्टेट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो है वो शेयर्ड है, मतलब रिसोर्सेज जो है उनको आपस में शेयर किया जा रहा है, और सच एज पार्क्स, रिवर्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स। तो ये ही है कॉमन्स का एग्जाम्पल कि पार्क हो गया, रिवर हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। इसी तरीके से ग्लोबल कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो एरियाज आउटसाइड एनी स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन, मतलब एक ऐसा एरिया जो किसी एक कंट्री के जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आता है, उसके कंट्रोल के अंदर नहीं आता, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं आता है। रिक्वायरिंग इंटरनेशनल गवर्नेंस, जिसमें कि इंटरनेशनल गवर्नेंस के एक्शन की ज़रूरत है, मतलब कोई एक कंट्री उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है, जो इंटरनेशनली जो उसके ऊपर फैसले लिए जाएंगे, यूजुअली यूएन लेता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर, क्या वो किसी एक कंट्री का है, नहीं, सारी कंट्री उसको यूज़ कर रही है। एंटार्क्टिका की बात करूँ अगर मैं, तो एंटार्क्टिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, वही जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में भी आप इसके बारे में पढ़ते हो डिटेल में, कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जो आइसोलेटेड है, पूरे वर्ल्ड से अलग है, और किसी भी एक कंट्री का इस पे अधिकार नहीं है, बल्कि ग्लोबल कॉमन का पार्ट है। ओशियन फ्लोर की बात करूँ तो किसी एक का नहीं है, ओशियन फ्लोर सबका ही है। आउटर स्पेस की बात करूँ तो सबका है। तो जो ग्लोबल कॉमन्स है, एटलीस्ट उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर किसी को लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हर कोई यूज़ कर रहा है तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या चैलेंजेस आते हैं कोऑपरेशन में, मतलब जब हम कोशिश करते हैं कि कोऑपरेट करके चलें, आपस में मिलजुल के चलें, तो कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं? नोटेबल एंड कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट्स, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स किए गए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हैं। जैसे एंटार्क्टिक ट्रीटी करी गई बेटा 1959 में, ये एज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मेंशन करे हैं, तो आई होप आप भी इनको नोट डाउन करते हुए चलोगे। एंटार्क्टिक ट्रीटी होती है 1959 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है 1987 में, एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल होता है 1991 में। देखो मैंने बताया था ना आपको, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में भी रखनी है, तो यहाँ पे जब बोला गया है तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। consensus difficulty, achieving agreement on environmental issues, challenging due to वेरिंग साइंटिफिक एविडेंस एंड टाइमलाइंस। अब डिफ़िकल्टी क्या आ रही है हमारे सामने कि जो एग्रीमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, ये बहुत अलग अलग है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस जिस जिस समय पे जैसे जैसे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है चीज़ों पे। मैनेजमेंट ऑफ आउटर स्पेस एज अ ग्लोबल कॉमन। अब मैं बात करूँ सबसे पहले आउटर स्पेस को कैसे मैनेज किया जाए, अगर एक वो ग्लोबल कॉमन का पार्ट है तो कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज़ पे अगर हम फोकस करते हैं, इसका बहुत इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मैनेजमेंट ऑफ आउटर स्पेस इज शेप्ड बाय डिस्पैरिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो आउटर स्पेस है, मतलब जो स्पेस है हमारा, उस पे दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो नॉर्थ की कंट्रीज हो चाहे वो साउथ की कंट्रीज हो, ठीक है। नॉर्थ में डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज है। हालांकि हमें फिर भी डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी बेटा, क्योंकि जो नॉर्थ की कंट्रीज हैं दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, बट साउथ की कंट्रीज आर डेवलपिंग, वो डेवलप कर रही हैं अभी धीरे धीरे। तो वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को अगर ध्यान में रखते हुए चलती हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करती है इन्वायरमेंट पे, तो उनका डेवलपमेंट फिर और पीछे हो जाएगा और वो डेवलप नहीं कर पाएंगी।
टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आर क्रिटिकल फैक्टर्स इन एक्सप्लॉइटिंग आउटर स्पेस रिसोर्सेज। ये बात तो मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में ही आ गई होगी कि कैसे इंडस्ट्रीज़ और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे आउटर स्पेस को ख़राब करने में लगी हुई हैं, बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई हैं। इसको सिर्फ नेगेटिव सेंस में नहीं देख सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि साइंटिफिक जो इनोवेशंस है वो भी ज़रूरी है कि हम चांद पे जाएं, ज़रूरी है कि हम मार्स पे जाएं, ठीक है, बट ज़रूरी ये भी है कि हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, आउटर स्पेस का ध्यान रखें, ठीक। इनइक्वालिटी ऑफ बेनिफिट्स, अब जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी बहुत अनइक्वल से है। बेनिफिट्स फ्रॉम स्पेस एक्सप्लॉयटेशंस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा, एक्सप्लॉयटेशन जो भी स्पेस का हो रहा है वो भी अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बोल दिया जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है भाई कि अब दोनों को ही इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है बेचारी, उन्होंने तो अभी स्पेसशिप बनाई नहीं है, वो अभी पहुंची ही नहीं है चांद पे, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्रीज तो बेचारी कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगी अगर उनके ऊपर हमने थोप दी इस चीज़ को। वहीं नासा के लिए इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा इजी होगा कि वो फोकस करे कि अब एनवायरनमेंट को भी उसको ध्यान में रखते हुए चल रहा है, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं एक स्टेज तक। वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप नहीं हुई हैं। तो पूरे में यही बात हो रही है, पूरे चैप्टर के अंदर ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्पैरिटीज़ हैं, मतलब दोनों के बीच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अंतर है और वो होना कैसे ज़रूरी है। नेक्स्ट, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आ गया ना वही टॉपिक कि है तो कॉमन बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होंगी, डिफरेंशिएटेड, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा बहुत बार पूछा जाता है कि ये बताओ ज़रा कि ग्लोबल कॉमन्स तो हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड कैसे है। तो आपको यही सारे पॉइंट्स इसी तरीके से लिखने हैं, पहले सब पॉइंट बना के फिर उसको एक्सप्लेन करके, ताकि पूरे मार्क्स मिले, ठीक है। नॉर्थ साउथ डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यानी नॉर्थ वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये एडवोकेट करती हैं इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये बोलती हैं कि हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए। अब बेटा देख, वो कंट्री जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है नॉर्थ वाली, जैसे यूएस हो गया, तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट तो सबका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर होनी चाहिए। बट वहीं पे यूएन कहता है, या फिर बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि देखो भाई नॉर्थ वालों, तुमने तो अपने आप को डेवलप कर लिया, बेचारी साउथ की कंट्रीज़ ने तो अभी अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया है, तो अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम कैसे हो सकती है, ठीक है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग होंगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है उनका ऐसा मानना है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यानी हमारी जो साउथ वाली कंट्रीज़ हैं, वो ये बोलती हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, और अगर हम बात करें नॉर्थ की, तो वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा चुके हैं। हैव ये सारी हमें क्या देखने को मिलता है, हैव कॉज सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। मतलब नॉर्थ ने तो डेवलप कर लिया और एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। अब हमें तुम सिखा रहे हो बैठ के कि भाई जो साउथ कंट्रीज़ हैं वो अभी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करें, एनवायरनमेंट को बचाने पे फोकस करें, तो ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि कॉमन तो है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, डिफरेंशिएटेड होगी, अलग होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिग्रेडेशन, एनवायरनमेंट को किसने डिग्रेड किया है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो साउथ जो है वो सीधे सीधे यही कंटेंट करता है, यही कहता है दैट सिंस द नॉर्थ हैज कंट्रीब्यूटेड मोर टू एनवायरमेंटल हार्म, दे शुड बेयर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एड्रेसिंग द डैमेज। यानी नॉर्थ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म पहुंचाया है डेवलपमेंट के दौरान, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा ध्यान रखें एनवायरनमेंट के डैमेज का, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स। डेवलपिंग नेशंस जितने भी हैं वो एम्फेसाइज करते हैं कि भाई हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, मतलब जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हमारे लिए सारी जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, जबकि बाकी जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड एंड यूएस वगैरह, ये सब डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। टू अलाउ फॉर देयर ongoing industrialization without imposing on the same restriction as on the developed countries। तो इनका यही मानना है, इनका यही कहना है कि डेवलप कंट्रीज़ पे आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो वो सेम रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर नहीं लगनी चाहिए, साउथ के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम इसी स्टेज में रह जाएंगे। हाँ, रियो डिक्लेरेशन होती है 1992 के अंदर, तो ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइटल, जिसके अंदर से ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं सामने कि हमें क्या करना है। जो साउथ है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट होगी, अलग होंगी, और नॉर्थ की अलग होंगी।
एक्नॉलेजिंग दैट स्टेट्स मस्ट कोऑपरेट टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स इकोसिस्टम। और ये बोला गया है इसमें कि जो जितनी भी कंट्रीज है उनको आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए कि अर्थ के इकोसिस्टम को हम संभाल के चल सकें। UNFCCC के प्रिंसिपल्स की बात करूं मैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, याद है ना ये? तो अगर नहीं याद है तो मुझे एक बार लिख के बताना इसकी फुल फॉर्म। 1992 की बात है, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये स्टेट्स जो हैं दैट एक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्री। ये UNFCCC के जो प्रिंसिपल्स है ये बताते हैं कि कैसे जो कॉमन्स है बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानने को तैयार हो तो हिस्टोरिकल एमिशंस को देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज है वो किसने एमिट करी हैं, किसकी तरफ से रिलीज करी गई है। आर प्राइमरली फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, और ज़्यादातर ये किसके द्वारा किया गया है? डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ही किया गया है। वहीं अगर आप बात करो पर कैपिटा एमिशन की, मतलब हर कंट्री में से सबसे ज़्यादा एमिशन कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें? इन डेवलपिंग कंट्रीज रिमेन लो, ठीक है। तो वहीं पर डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अभी भी बहुत पीछे है, वो अभी भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही है एनवायरनमेंट को जितना डेवलप्ड कंट्रीज पहुंचा रही हैं या पहुंचाती आई है। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरनमेंट को लेके किसकी बनती है? नॉर्थ की कंट्रीज़ की बनती है। आया समझ? ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ क्योटो प्रोटोकॉल एग्जेम्पशंस की, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ बातें कही गई कि इन चीज़ों पे फॉलो करना है, बट वहीं साउथ की कंट्रीज़ को इससे एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब उनके ऊपर ये जो पॉलिसीज़ थी या ये जो रूल्स थे वो लागू एग्जैक्टली नहीं किए गए। कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड इंडिया वर exempted from certain emissions reduction requirements due to their lower per capita emission compared to North, despite being part of the global emission conservations. The protocol aimed at greenhouse gas emission, mainly CO2 and methane, as significant contributors to global warming. तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर चाइना और इंडिया को एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई और ऐसी बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई। एग्जेम्पशन मतलब छूट प्रोवाइड करी गई कि आपको एग्जैक्टली वो लॉज को फॉलो नहीं करना है जो लॉज नॉर्थ के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये बोला गया कि भाई देखो, ग्लोबल एमिशन का जो पार्ट है, या हम बात करते हैं जब भी इसकी ग्लोबल एमिशन की बात करते हैं और कंजर्वेशन की बात करते हैं जब भी हम, तो सबको ही साथ में आना चाहिए, ये बात ठीक है। बट फिर भी प्रोटोकॉल ये एम करता है, ये कहता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हुआ है वो मेनली नॉर्थ की तरफ से हुआ है, और दो गैसेस हैं जो मेनली जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाती हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन दो चीज़ों पे हमें फोकस करना है, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरी मीथेन। ये दो हार्मफुल गैसेस हैं, याद रखना, ठीक है। इनकी वजह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का एग्जाम्पशन तो हमने देख ही लिया ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपर्टी तो कॉमन है और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के, तो कैसे मैनेज किया जाए? Resources shared by a group where members have both rights and responsibility regarding uses and maintenance. तो common property resources वो होते हैं जिसमें हर कोई यूज़ कराए और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लीन करने की, साफ रखने की। कम्युनिटी नॉर्म्स क्या कहते हैं? जैसे विलेज कम्युनिटीज़ की बात करें इंडिया के अंदर, तो ये एग्जाम्प्लीफाई करती हैं कि हाउ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस डिफाइन मेंबर्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ कंसर्निंग कॉमन रिसोर्स। ये जैसे गांव में आप चले जाओगे किसी, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ों को सेक्रेट तरीके से जोड़ दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं उसको बचाया भी जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है। जैसे बोला जा रहा है कि अगर आप कहीं पे मतलब पीपल का पेड़ देख रहे हो, या फिर आप कहीं पे वो जो बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, वो देख रहे हो, तो दे आर सेक्रेट, मतलब वो माने जा रहे हैं कि वो धार्मिक हैं या पवित्र हैं, तो उनको आप नुकसान ना पहुँचाएं, उनको आप हार्म ना पहुँचाएं, उनको कट ना करें। तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है कि नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह है या फिर जो भी हमें देखने को अभी मिल रहे हैं, जितने भी ट्रीज वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो बचे हुए, अदरवाइज शायद वो भी ना बचे होते। तो ये विलेज नॉर्म्स की वजह से ही चीज़ें देखने को मिल रही। फैक्टर्स हैं कुछ जो कॉमन प्रॉपर्टी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेट ओनरशिप रिड्यूसेस कम्युनल रिसोर्सेज। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम प्राइवेट ओनरशिप की तरफ जा रहे हैं, हर किसी को अपना एक पर्सनल गार्डन चाहिए, हर किसी को एक अपना पर्सनल प्रॉपर्टी चाहिए, हर किसी को एक पर्सनल विला चाहिए, फार्म चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो पहले ओनरशिप थी वो कम्युनिटी की हुआ करती थी ज़्यादातर, अब वही वो शिफ्ट होती हुई चली जा रही है इंडिविजुअल्स के हाथ में, ठीक है। सेकेंड की बात करूँ तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन।
फार्मिंग प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो कॉमन रिसोर्स है वो भी डिप्लीट कर रहे हैं, बर्बाद होते हुए चले जा रहे हैं। पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा फैक्टर है, राइज़ कर रही है पॉपुलेशन। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे-वैसे डिमांड भी बढ़ेगी एंड स्ट्रेन ऑन शेयर्ड रिसोर्सेज़, और जो रिसोर्सेज़ है वो और कम पड़ते हुए चले जाएँगे। तो वही हो भी रहा है। Ecosystem degradation, environmental damage diminishes the quality and availability of common property. इकोसिस्टम जैसे जैसे डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंटल जो डैमेज जैसे जैसे पहुंच रहा है, उससे ही क्वालिटी जो लाइफ की है वो भी खराब हो रही है, और जो कॉमन प्रॉपर्टी अवेलेबल हुआ करती थी वो भी कम होती हुई चली जा रही है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैनेजमेंट का? जैसे सेक्रेट ग्रुप्स हैं साउथ इंडिया के अंदर, वो इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे कॉमन प्रॉपर्टी रेजिम्स हमें चलाते रहनी चाहिए, जहाँ पे लोकल लोग जो है वो मैनेज करते हैं इन एरियाज़ को, और वो खुद से ही ओन करते हैं यहाँ के लैंड को। मतलब कुछ-कुछ ऐसी जगह हैं अभी भी इंडिया के अंदर, जो विलेज हो गए या फिर जो साउथ में बहुत सारे ऐसे एरिया हो गए, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके उस पूरी जगह को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे किसी एक इंसान की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? तो कॉमन प्रॉपर्टी रहती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी रहती है। यही चीज़ यहाँ बोली गई है। इंडिया क्या स्टैंड लेता है बेटा एनवायरनमेंट के इस इशू के ऊपर? एनवायरमेंटल इशू पे इंडिया क्या कहता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को साइन भी किया है, रेटिफाई भी किया है, माना भी है कि क्योटो, और कब की बात है? 2002 की बात है, ठीक है? और इंडिया और बाकी जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं, इनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई है। बताया मैंने आपको कि एमिशंस जितने भी रिडक्शन करने हैं, रिड्यूस करने हैं, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करना है कि आपका डेवलपमेंट भी हो जाए और बहुत ज़्यादा एमिशन हो भी ना। ड्यू टू मिनिमल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तब इंडिया का बहुत ना के बराबर कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल वार्मिंग में या फिर एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी गई है। पर कैपिटा एमिशन की अगर हम बात करें तो 2005 में G8 की मीटिंग होती है बेटा, ग्लोबल 8 की मीटिंग होती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 की मीटिंग होती है, और इंडिया आर्ग्यू करता है कि इसकी जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत लो है, बहुत कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो इंडिया का मानना ये है, बिलीव ये इंडिया करता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को इन सारी चीज़ों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फॉर रिड्यूसिंग एमिशन, कि एमिशन जो है वो कम हो, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि बोला गया था और समिट के अंदर की कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये जो पैटर्न है उसको मानते हुए चले। तो इंडिया का सीधा सीधा कहना क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल को हम मानते हैं, हमने साइन भी किया, रेटिफाई भी किया 2002 के अंदर। और जो मिनिमल, क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया, एग्जामेशन क्यों प्रोवाइड करी गई? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वो बहुत कम था, ना के बराबर था, मिनिमल था, ठीक है? और पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया ने सीधे सीधे G8 की मीटिंग में 2005 में बोला कि इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो अभी भी बहुत कम बना हुआ है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में, इसीलिए हमको फॉलो करना चाहिए, जैसा रियो समिट के अंदर बोला गया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के स्टैंड की, इंडिया का जो स्टैंड है उसकी बात करूँ तो इंडिया क्या कहता है, क्या स्टैंड लेता है भाई? बेस्ड ऑन UNFCCC का जो प्रिंसिपल है, एम्फसाइज करता है दैट डेवलप्ड नेशंस आर हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये भी UNFCCC का भी यही मानना है, वही इंडिया भी मानता है कि ज़्यादातर जो हिस्टोरिकल तरीके से भी अगर हम देखें कि ग्लोबल एमिशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है तो वो नॉर्थ की कंट्रीज़ के द्वारा ही किया गया है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी ग्रेटर बनती है। ऑपोजिशन टू बाइंडिंग कमिटमेंट्स, अब इंडिया अपोज करता है कि कमिटमेंट्स ऐसी बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, बांध के रखने वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग कंट्रीज़ के लिए खासकर लाइक इंडिया, इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइजिंग स्टेज में है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में चल रहा है, तो उसके ऊपर इतना सारा हमें नहीं जो कमिटमेंट्स है वो थोपनी चाहिए, चाहे इंडिया की बात करें, चाइना की, ब्राज़ील की, या फिर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी। आर्ग्यूइंग इन कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ UNFCCC। तो अगर आप इंडिया के ऊपर या बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली थोप दोगे तो वो कभी भी डेवलप कर नहीं पाएंगी, और फिर आप क्या कर रहे हो, UNFCCC के प्रिंसिपल्स को भी नहीं मान रहे हो। क्या थे UNFCCC के प्रिंसिपल्स? दो प्रिंसिपल थे UNFCCC के। पहला तो ये बोला गया था कि भाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है नॉर्थ ने, तो उनको ही ध्यान में रखना चाहिए। और फिर दूसरे में भी यही बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है वो नॉर्थ की तरफ से ही हुआ है, मतलब जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हैं उनकी तरफ से ही हुआ है, और साउथ की कंपेयर, मतलब साउथ का जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत कम बना हुआ है, इसीलिए साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट एमिशन की,
कि ऐसा बोला गया कि बाय 2030 तक इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है, हम उसको लगभग बिलो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एवरेज, मतलब वर्ल्ड का जो एवरेज है, जो एमिशन है उससे लगभग आधा लेकर चले आएंगे, राइजिंग फ्रॉम 0.8 टन्स इन 2000 इन टू 1.6 टन्स। ठीक है, लगभग इतना हम यहाँ पे जो राइज कर गया, उसको लगभग जो वर्ल्ड का एमिशन है एवरेज, उससे भी आधा ही रखेंगे 2030 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इंडिया की द्वारा बोली गई। ये क्वेश्चन आता है बेटा, इसीलिए मैंने आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। 6 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इंडिया क्या स्थान लेता है एनवायरनमेंट जो हार्म हो रहा है उसमें। तो मैंने यहाँ पे 6 से भी ज़्यादा पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ताकि आप कोई से भी 6-7 पॉइंट्स वहाँ पे लिख के आओ और आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। डोमेस्टिक एनवायरमेंटल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम्स, इंडिया ने इम्प्लीमेंट करे हैं प्रोग्राम्स, जैसे कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी को यहाँ पे अपनाया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया, जो कि एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की बात करता है और क्लियर एनर्जी और क्लीनर एनर्जी की बात करता है कि साफ तरीके की एनर्जी का यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि उससे पॉल्यूशन और बढ़ रहा हो। पहले आप देखते थे ना, वो हमारे आसपास में एनटीपीसीज हुआ करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता था, अब वो भी नहीं देखने को मिलती हैं। ग्लोबल पार्टिसिपेशन, इंडिया रेटिफाई द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2016। इंडिया रेटिफाई करता है, यहाँ पे मानता भी है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, जो 2016 में हुआ था। इट हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स, ये सबसे बड़ा यूजुअली प्रोग्राम रहा वर्ल्ड में, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक बड़ा प्रोग्राम रहा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोग्राम्स, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करता है। कॉल फॉर सपोर्ट, इंडिया हमेशा अर्ज करता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, बोलता है कि आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने क्लाइमेट गोल से भी मीट कर सके। सार्क की कोलैबोरेशन, सार्क की बात करूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये इसमें भी इंडिया एडवोकेट करता है कि हमें क्या करना है, यूनिफाइड एनवायरमेंटल स्टैंड लेना होगा। सार्क की कंट्रीज से हमेशा यही बोलता है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस में हमें एक स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस अपना हमेशा ग्लोबली बना के रखना है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है और डेवलपमेंट भी साथ में करना है। ठीक है, आया समझ में इंडिया का क्या स्टैंड है। इसके बाद हमारे पास ज़्यादा तो टॉपिक नहीं है, बहुत थोड़े ही टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें, वन और मैनी। तो रोल ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट चलते हैं इनका क्या रोल रहता है। आपने चिपको मूवमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुत पॉपुलर रहा ये। तो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स की बात करूँ अगर मैं, तो सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सेज हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में देखने को मिलते हैं, कम फ्रॉम कहाँ से, वॉलंटरी ग्रुप्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। तो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स यानी एनजीओज वगैरह जो होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते हैं, क्लीन करने की बात करते रहते हैं। डाइवर्स एंड पावरफुल, डाइवर्स एंड पावरफुल यानी डाइवर्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर एक्सपैंड के तरीके से बात करूँ, और पावरफुल बहुत मजबूत। तो ये जो मूवमेंट्स हैं आर अमंग द मोस्ट वाइब्रेंट सोशल मूवमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सोशल मूवमेंट में से एक रहे ग्लोबली। कि किस पे फोकस करते हैं, रेजिंग न्यू आइडियाज़, लॉन्ग टर्म विजन्स फॉर सस्टेनेबल लिविंग, कि सस्टेनेबल लिविंग हमें किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से डेवलपमेंट भी करना है और ध्यान भी रखना है। फॉरेस्ट मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो जियोग्राफिकल स्प्रेड मूवमेंट इन कंट्रीज लाइक मेक्सिको, ब्राज़ील, इंडिया, अदर्स इन अफ्रीका, एशिया आर अंडर इमेंस प्रेशर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं और बोला जाता है कि भाई फॉरेस्ट को बचाने की ज़रूरत है, कि यहाँ पर ट्राइबल्स लोग जो हैं वो बहुत सारे रहते हैं, तो इसलिए, और वैसे भी जो एनिमल्स हैं बहुत सारे रहते हैं, तो इसलिए हमेशा यही बोला जाता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है। ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन जो चल रही है, डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ एक्टिविज्म, डिफॉरेस्टेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंटिन्यूज एट द अलार्मिंग रेट। तो बहुत ज़्यादा बोला गया कि भाई फॉरेस्ट को नहीं कट करना है, नहीं कट करना है, फिर भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, मतलब वो कंट्रीज़ जिन्होंने अभी अपना डेवलपमेंट शुरू किया है या डेवलपिंग स्टेज में है, वहाँ पे अभी भी डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल से बढ़ रही है। मिनरल्स एनर्जी रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग, माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है। द मिनरल्स इंडस्ट्री कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। मतलब मिनरल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है एनवायरनमेंट की, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है,
पॉल्यूट करती है बहुत ज़्यादा, और डिफॉरेस्टेशन भी इसकी वजह से बढ़ती है। जहाँ पे भी माइनिंग करनी है वहाँ पे जंगल हटा दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हुई चली आई थी उनको भी वहाँ से वापस हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। ग्लोबल एक्टिविज्म की बात करूँ तो कंट्रीज़ जैसे फिलीपींस हो गई या मल्टीनेशनल माइनिंग कॉर्पोरेशंस हो गई, ये सपोर्ट करती हैं एंटी न्यूक्लियर और इंडिजिनस राइट्स को। ये हमेशा बोलती रहती है कि हमें इंडिजिनस लोगों के अधिकारों के बारे में, राइट्स के बारे में भी सोचना है, जो सालों से वहाँ पे रहते हुए चले हैं। एंटी डैम मूवमेंट्स हमने बहुत सारे देखे, नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा हमने, ठीक है। एंटी डैम मूवमेंट्स जो है वो अपोज करते हैं, कहते हैं कि मेगा डैम्स नहीं बनने चाहिए। उससे क्या होता है, जो लोग हैं वहाँ पे जो रह रहे होते हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है वहाँ से। टर्की, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सब जगह की अगर मैं बात करूँ, प्रो रिवर मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। दीज कैंपेन्स प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल रिवर मैनेजमेंट। होता क्या है कि ये जितने भी रिवर मूवमेंट्स है ये क्या करते हैं, ये रिवर मैनेजमेंट की बात करते हैं। कहते हैं रिवर्स को कैसे मैनेज करते हुए चल रहा है, ये बात करते हैं कि सस्टेनेबल तरीके से कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा ही, नर्मदा बचाओ आंदोलन। Resource geopolitics focuses on the competition for resources, who gets what, when and where and how। तो हमेशा यही ग्लोबल पॉलिटिक्स में यही चीज़ों के बारे में, जियो पॉलिटिक्स में यही चीज़ें डिस्कस होती रहती है कि रिसोर्स किसका कितना है और कैसे है, कम है। हिस्टोरिकल एक्सपेंशनिज्म की बात करें अगर हम, तो यूरोपियन ग्लोबल पावर एक्सपेंशन वाज ड्रिवन बाय रिसोर्स एक्विजिशन, नोटेबली टिम्बर एंड मैरीटाइम नेविगेशन। तो हुआ क्या, यूरोपियन जो ग्लोबल पावर्स थी स्टार्टिंग से ही, इनिशियल ही बात करूँ तो वो ऐसी ही जगह पे जाती थी जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट होते थे, फिर वहाँ पे वही एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनको यूज़ किया जाता था हद से ज़्यादा। ऑयल एक बहुत स्ट्रैटेजिक चीज़ बन चुकी थी, आते आते एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स बन चुका था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूँ, तो ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक रिसोर्स बन गया था जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही। कोल्ड वॉर रिसोर्स स्ट्रैटेजीज की बात करूँ तो यहाँ कंट्रोल मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइज जितनी भी कंट्रीज थी वो इंश्योर करती हैं कि उनका जो रिसोर्स फ्लो है वो चलता रहे, यानी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, स्टॉक पाइलिंग, सपोर्टिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट्स एंड बैकिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। आगे सोवियत थ्रेट, वेस्टर्न पावर्स वर कंसर्न, वेस्टर्न पावर्स जितनी भी थी वो इस बारे में बहुत टेंशन में थी कि सोवियत का इन्फ्लुएंस कितना है, क्या है ओवर की रिसोर्सेज, पार्टिकुलरली ऑयल और मिनरल पे उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। इन बातों को लेकर भी हमेशा कंसर्न्स रहते थे। पोस्ट कोल्ड वॉर और ऑयल की बात करें अगर, इवन आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद भी ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिसोर्स रहता है। वेस्ट एशिया की बात करूँ अगर, तो स्ट्रैटेजिक रोल यहाँ देखने को मिलता है। गल्फ रीजन होल्ड 64%, लगभग 64% जो, सॉरी, हाँ, अगर मैं बात करूँ 64% जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं वो हमें गल्फ रीजन में ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल ग्लोबल एनर्जी की नीड्स का पार्ट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की और इराक की, तो ये बहुत बड़े की ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। वाटर एज अ रिसोर्स, वाटर भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है बेटा। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा माना जाता है कि अगर अब तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो वो वाटर की वजह से होगी। वाटर वॉर्स बहुत सारी जगह पे हमें देखने को भी मिलती है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी, वाटर की जो कमी है, शेयर वाटर रिसोर्सेज हैं, कुड लीड टू फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन टर्म एज वाटर वॉर। तो मतलब अगर वॉर्स आगे आने वाले समय में होंगी तो वाटर को लेकर भी हो सकती है। रिवर डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कंट्रीज, हमेशा इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जो अपस्ट्रीम की कंट्रीज होती है वो डाउनस्ट्रीम वाली कंट्रीज में पानी जाने नहीं देती हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हालांकि इंडिया इस मामले में बहुत अच्छा रहा। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें इंडिया अपर वाले एरिया पे लोकेटेड है और नीचे पाकिस्तान वाला एरिया है, इंडिया ने कभी भी वाटर वाली चीज़ों पे लड़ाई वड़ाई नहीं करी, हमेशा बहुत अच्छे से ये पीसफुल ट्रीटी चलती रही, ठीक है। तो हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है, जो अपस्ट्रीम की कंट्रीज़ होता, अपर स्ट्रीम वाले जो कंट्रीज़ होती हैं वो लोअर स्ट्रीम की कंट्रीज़ की तरफ पानी जाने नहीं देती हैं, रोक लेती हैं, या फिर कभी कभी फ्लो बहुत बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पॉल्यूशन एंड डैम कंस्ट्रक्शन एज सीन इन डिस्प्यूट हमें देखने को मिले ओवर द जॉर्डन, यामुक और यूफ्रेट्स रिवर जो है, यहाँ पे हमें डिस्प्यूट देखने को मिले। द इंडिजिनस पीपल्स एंड देयर राइट्स, इंडिजिनस पीपल मतलब वो लोग जहाँ जो सदियों से एक जगह पे रहते हुए चले आ रहे हैं वो, और उनके अधिकारों की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन जो है, वो हमेशा इंडिजिनस पॉपुलेशन के बारे में कंसर्न रहता है। ये कहता है कि आर डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल हु ओरिजिनली इनहेबिटेड अ टेरिटरी बिफोर बीइंग ओवरकम बाय अदर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर और एथनिसिटीज, दीज populations
रिटेन देयर सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कस्टम। होता क्या है, यूनाइटेड नेशन ने ना इंडिजिनस पीपल की एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई है, जिसमें बताया है कि ये लोग वो होते हैं जिनके डिसेंडेंट्स, इनके जो पूर्वज है वो वहाँ पे सदियों से रहते हुए चले आ रहे थे। फिर बाहर से कोई और कल्चर के लोग आते हैं, कोई और एथनिसिटीज़ के लोग आते हैं, वो इनको यहाँ से डिस्प्लेस करने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तब होता है। ग्लोबल इंडिजिनस प्रेजेंस की बात करूँ तो बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिजिनस पॉपुलेशन का अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड, तो फिलीपींस में हमें लगभग 20 लाख 20 लाख कॉरिलिया जो पीपल है वो देखने को मिलते हैं। चिले में 10 लाख जो मपूशे हैं वो देखने को मिलते हैं। बांग्लादेश में 6 लाख ट्राइबल पीपल। नॉर्थ अमेरिका में 35 लाख नेटिव्स देखने को मिलता है। एंड इंडिया में बहुत सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं। ठीक है। सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इंडिजिनस प्रेजेंस, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा कि अलग अलग जगह पे इतना इतना हमें देखने को मिल रहा है। कॉमन स्ट्रगल्स की बात करें अगर हम, तो इंडिजिनस मूवमेंट्स हमेशा ये बात करते हैं, कहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, इनको भी पहचान मिलनी चाहिए ग्लोबल कम्युनिटी में, और इनके अधिकारों के बारे में, इनकी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के बारे में बात करनी चाहिए। Call for equality. Indigenous voices seek equal status in world politics and recognition of their unique identities and long-standing occupancy of their land. हमेशा वही बात करते हैं कि हमारे हमारे पास भी मतलब एक हमारा भी जो राइट है, हमारी भी जो इमेज है, जो पहचान है वो होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, और हमारे जो लैंड है उन वो हमारे होने चाहिए, उस पर हमारी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। कॉमन वर्ल्ड व्यूज, अब देखते हैं पूरे वर्ल्ड का इस पे क्या व्यू है। इंडिजिनस पीपल ग्लोबली शेयर करते हैं अपनी सिमिलर पर्सपेक्टिव्स को, चाहे वो कहीं के भी इंडिजिनस पीपल हो। उनकी जो मतलब जो उनके स्टैंडर्ड्स है वो कहीं ना कहीं मैच ही कर रहे होते हैं ऑन लैंड एंड द एनवायरनमेंट। वो हमेशा कंसर्न रहते हैं ज़मीन को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। वो लैंड को एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं अपने सर्वाइवल और आइडेंटिटी का। उनको लगता है अगर उनके पास ज़मीन नहीं है ना जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं, उनकी इज्जत नहीं है, उनका उनका मतलब आइडेंटिटी नहीं है। Threats to survival. Loss of land. The loss of land, their main economic resource, is a critical threat to indigenous population survival and political autonomy. यानी जब इनसे इनका जो लैंड है वो छीन लिया जाता है तो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका सर्वाइवल का जरिया है। यहीं पे ये अपनी थोड़ी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जमा पाते हैं, वो भी छीन लिया जाए इनसे तो कैसा होगा। इंडिजिनस पीपल इंडिया में बात करूँ तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर। इनको इंडिजिनस पीपल हम बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को ही, जो लगभग टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है बेटा? एक सेकेंड। जो लगभग टोटल पॉपुलेशन का 8% कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और दे लार्जली डिपेंड ऑन लैंड कल्टीवेशन। ये ज़्यादातर किस पे डिपेंडेंट होती है? लैंड कल्टीवेशन पे अपने सब्सिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट होती है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट रहा? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल डिसरप्टेड देयर ट्रेडिशनल एक्सेस टू लैंड, एंड डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे हैव फेस्ड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो होता क्या है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स चलाए, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोजेक्शंस थी वो करनी, मतलब यहाँ पे उसके बाद भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने भी लोग थे यहाँ पे उनको डिस्प्लेस कर दिया। बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे उन पे अपना कंट्रोल लगा लिया, ताकि वो होल्ड कर सके वहाँ की अथॉरिटी को। तो वो लोग जो जिस जगह पे रहते हुए चले आ रहे थे सालों से, वो उस जगह पे ही एंटर नहीं कर पाते थे। वहाँ जाने के लिए उनको परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। हिस्टोरिकल निग्लेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिजिनस राइट्स हैव लॉन्ग बीन ओवरलुक्ड इन बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दोनों ही जगह पे इसको ओवरलुक किया गया। इंटरनेशनल मूवमेंट्स 1970 से ही इंडिजिनस लीडर्स हैव यूनाइटेड, इन सब ने साथ में ये यूनाइट होके आए टू एड्रेस शेयर्ड कंसर्न्स। इन सबके जो कंसर्न्स हैं उनके बारे में बात किया गया, इनकी मुश्किलों के बारे में। और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल को 1975 में फिर फॉर्म किया गया, जिसको रिकॉग्निशन भी मिली, पहचान भी मिली यूनाइटेड नेशंस से। इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ भी यहाँ मिस नहीं किया है, कंप्लीट एनसीईआरटी को अच्छे से बताया है। कुछ कुछ हो सकता है कि थोड़ा सा ये आपको बोरिंग लगा हो कहीं पे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के बारे में बात करा है, ये पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, और हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उतना वो यहाँ पे नहीं होता। कुछ कुछ जगह पे लगा होगा आपको, बट इम्पॉर्टेंट है, अभी हमें पढ़ना ज़रूरी है तो हम पढ़ने पे फोकस करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो, अच्छे समझ में आ जाएगा। साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि ये नोट्स हैं जो आपको लास्ट टाइम में हेल्प करेंगे, कोई भी चीज़ें हेल्प नहीं करने वाली है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दैट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम एक नया चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर देना कि मैम नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर पे ले आओ, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने भी सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट करती है।
बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।